हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार परमीन, आप सभी का संघर्ष एकेडमी में स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री क्लास लाए थे और आज वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। एक ही क्वेश्चन में इतना जवाब है इसका कि इस टाइप से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बोर्ड में 2022 के बोर्ड में आप लोग छोड़िएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन वृक्क के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हम उसके लिए पीपीटी भी लाए हैं। आप लोग वीडियो खत्म होते हुए एक शॉर्ट स्क्रीन लेकर के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं। तो एक ऑप्शन से काम नहीं चलने वाला, हम सब ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे। क्या है ऑप्शन, क्या बोल रहा है वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है। तो एक आंसर इसका सिर्फ हो जाएगा नेफ्रॉन, लेकिन नेफ्रॉन से काम चलने वाला नहीं है। नेफ्रॉन का क्या कार्य है, उसके बाद है न्यूरॉन का क्या काम है, न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क क्या होता है, इस सब के बारे में अपना लोग डिटेल से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है, किडनी। वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी। इस साइड दाएं तरफ में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक, ये जो वृक्क की फिगर है इसी को क्या बोलते हैं, किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। तो आइए यहाँ पर लिखे हैं किडनी। किडनी का काम क्या है, हमारे शरीर में किडनी का काम है क्या। तो किडनी का काम है रक्त को छानना। इसका काम क्या है, किडनी का रक्त को छानना। उसके बाद क्या है, फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है, हमारे शरीर में फेफड़े का क्या कार्य है, तो ये रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने वाला, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। और रक्त को छानता कौन है, तो वो किडनी छानता है, जिसको क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। अगर यहाँ पे वृक्क छोड़ करके बोल देते कि निम्न में से कौन किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो वो क्या हो जाता, उसका आंसर नेफ्रॉन ही होता। क्या होता है, नेफ्रॉन। तो आप वृक्क बोलिए या किडनी बोलिए। उसके बाद है किडनी की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। किडनी की पूछा जाए क्वेश्चन में कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, तो वृक्क बोलिए या किडनी बोलिए। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को, यानी किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, किडनी के जिस विज्ञान में हम किडनी का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन की संख्या, हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना है, 10 लाख से 12 लाख है। नेफ्रॉन की संख्या कितना है, 10 लाख से 12 लाख है। तांत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तांत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वह न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन। तांत्रिका क्वेश्चन अगर आ जाए कि तांत्रिका तंत्र, देखिए ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में क्या नाम है, न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ पूछ दे तांत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तांत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। आगे देखिए तांत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। तांत्रिका तंत्र का कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तांत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब देखिए सूचना, तांत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपना नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। तांत्रिका तंत्र का क्या काम है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब देखिए इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर के किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो यही जो है तांत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। वहां पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर किसी मनुष्य के तांत्रिका तंत्र पर चोट लग जाए तो वह मनुष्य अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता, कुछ ही क्षणों का वह मेहमान रहता है। इसीलिए नर्वस सिस्टम पर अगर किसी को चोट लग जाए तो वह जिंदा नहीं रहता, क्योंकि वहां पर कोशिका का विभाजन होता नहीं है। कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, तांत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ये तांत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जितना भी सूचना होता है उसका आदान प्रदान कौन करता है हमारे शरीर में, तो कौन करता है, सूचना का आदान प्रदान, तांत्रिका तंत्र। अब न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक एम न्यूरॉन जिसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, एक होता है एस न्यूरॉन जिसको संश्लेषी न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन, एक मोटर न्यूरॉन, एक संश्लेषी न्यूरॉन। अब देखिए मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, हमारे मस्तिष्क की सूचना को पूरे शरीर तक पहुंचाना। अगर कोई मस्तिष्क की सूचना को कहां तक पहुंचाता है, शरीर तक। अगर आप देखिए किसी को फोन पे बात करते हैं, अगर
फोन पे कोई ऐसा आश्चर्यजनक का बात बोल जाए कि पूरा शरीर झंझना जाता है, तो वो आया ना, मस्तिष्क की सूचना कहाँ तक देता है? अगर शरीर तक आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एम न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। अब देखिए ये एस न्यूरॉन क्या है? एस न्यूरॉन जैसे कि वो सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, शरीर की सूचना क्या करता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी को टच लग गया, टच लगता है तो क्या बोलता है? आपको सूझता नहीं है क्या? तो शरीर में टच लगा, कहां तक गया वो सूचना? मस्तिष्क तक गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? यानी कि शरीर की सूचना को अगर मस्तिष्क तक ले जाता है तो उसको क्या, कौन न्यूरॉन बोलते हैं? एस न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए यहां पर तांत्रिका तंत्र के बारे में तभी हम बताए थे कि तांत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, बुजुर्ग आदमी के सामने में अगर आप बढ़िया से बात नहीं करते तो क्या बोलते हैं? वो तुम्हारा लगता है नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया है। इसी को क्या बोलते हैं? तांत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता। लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है? तांत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर पूछ दे कि कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वह सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में, जिसको बोलते हैं यकृति। क्या बोलते हैं? यकृति। इसी का दूसरा नाम पूछ देगा जिगर। क्या बोलेगा? जिगर। तो जहां पर कोशिका का तेज विभाजन होता है, क्या होता है? कोशिका का तेज विभाजन, सबसे अधिक तेज विभाजन कहाँ होता है? तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर, यकृति या जिगर में होता है। क्या होता है? जिगर में। अगर आपसे पूछ दे सबसे लंबी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे लंबी कोशिका जो हो जाएगा वह न्यूरॉन होता है। सबसे लंबी कोशिका क्या, किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? न्यूरॉन। सबसे बोलेगा सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। पूछेगा सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसको बोलेंगे? नेफोसिस को। क्या बोलेंगे? नेफोसिस। किसको बोलेंगे? नेफोसिस को। सबसे छोटी कोशिका किसको बोलेंगे? नेफोसिस। अगर उससे भी और क्वेश्चन आगे आ जाए, क्या बोलेगा कि मानव की सबसे छोटी कोशिका और मानव की सबसे बड़ी कोशिका। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाएगा? अंडाणु, जो स्त्री में पाया जाता है। आप बोलेगा मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो हो जाएगा शुक्राणु, जो पुरुष में पाया जाता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका स्त्री में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मानव की सबसे छोटी कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु। क्या बोलेंगे? शुक्राणु। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इस तरह का बायोलॉजी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कराने आए, हम ऑप्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। एक ऑप्शन देखिए 4 गो है, चारों का कितना इसका डिटेल्स डिस्कशन होता है। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड ने आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन क्या लिखा हुआ ऑप्शन में? अमीबा, ईस्ट, सेवाल और हेड्रा। देखिए सब ऑप्शन का हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए अलैंगिक जनन, तो पहले अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको जनन का थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो देखिए जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। अपने जैसे संतान उत्पन्न करना ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको एक जनन होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? अलैंगिक जनन उसे बोलते हैं जिसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा की भागीदारी होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अलैंगिक जनन। जिसमें नर और मादा की भागीदारी होता है उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो आप देखिए इसमें अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमीबा, ईस्ट, सेवाल, हेड्रा, जितने भी पेड़ पौधे है उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में जितने भी जीव जंतु है उसमें क्या आएगा? लैंगिक जनन।
क्या होगा, लैंगिक जनन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आप समझ गए जनन किसको बोलते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। सिर्फ एक ही जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, और लैंगिक जनन, उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, अमीबा, ईस्ट, शैवाल, हेड्रा, सब है अलैंगिक, लेकिन मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता क्या है। अब देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है और हेड्रा में होता है। ये दोनों में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए ये ईस्ट जो है, ईस्ट में कौन होता है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन। अब देखिए हेड्रा से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो क्या हो जाएगा, हेड्रा होगा। अब देखिए हेड्रा में पूछा जाएगा किसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तो हेड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, हेड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये क्या है, अमीबा। अमीबा से 3-4 क्वेश्चन इस तरह आएगा कि निम्नलिखित में किसमें, अब देखिए इसमें आ जाएगा कि ये भी अलैंगिक जनन है, लेकिन इसमें मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें तब होता क्या है, विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, द्विखंडन द्वारा। इसमें द्विखंडन द्वारा होता है, किसमें, अमीबा में द्विखंडन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। अब देखिए एक ऑप्शन बच गया शैवाल, तो शैवाल में क्या होता है, इसमें होता है विखंडन, इसमें क्या होता है, विखंडन। इसमें क्या होता है, शैवाल में विखंडन द्वारा लैंगिक जनन होता है, विखंडन द्वारा। इसमें द्विखंडन द्वारा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। और ईस्ट और हेड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। और शैवाल में क्या होता है, विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है, विखंडन। अगर पूछेगा विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, शैवाल में मारेंगे। बोलेगा मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट और हेड्रा में मारेंगे। अगर पूछेगा कि किसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तो हेड्रा मारेंगे। पूछेगा कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो अमीबा में मारेंगे। किसमें मारेंगे, अमीबा में। अब पूछेगा क्वेश्चन, अमीबा में, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है या भोजन पकड़ता है, तो वह भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, किसके द्वारा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा, तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा यह क्या करता है, अपना भोजन को पकड़ता है, भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन आएगा कि अमीबा अपना भोजन कहां स्टोर करता है, तो वह रसधानी में स्टोर करता है। रसधानी में अपना भोजन कहां स्टोर करता है, रसधानी में अमीबा क्या करता है, अपना भोजन स्टोर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें। अगले वीडियो में हम आते हैं फिर नए कंटेंट के साथ।